वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। शहर में एक के बाद एक गैंग से जुड़े लोग अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इन सभी मौत के पीछे एक छोटी सी बच्ची का हाथ है जो हर रोज पुलिस स्टेशन आकर अपने नए पापा की फोटो देती है। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि जिस आदमी को वो अपना पापा बताती है उसकी उसी रात ठीक 12 बजे मौत हो जाती है। आखिर ये बच्ची है कौन और वो बार बार नए आदमियों को अपने पापा क्यों बताती है? इन सभी लोगों की मौत का असली राज क्या है दोस्तों? आइए स्वागत आपका इस थ्रिलिंग सस्पेंसफुल मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हम देवराज नाम के एक बंदे को अपनी गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी देवराज की गाड़ी की छत पर एक महिला और एक छोटी बच्ची की आत्माएं मंडराने लग जाती हैं। नीचे झांकती हैं वो, मतलब वो देवराज को देखती हैं ऊपर से, और देवराज भी उस बच्चे को देखकर घबराकर गाड़ी रोक देता है। तो जब वो बाहर आकर देखता है ना, वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो तुरंत अपने भाई को कॉल लगाकर कहता है कि मुझे अभी एक बच्ची दिखाई दी है, तुम एक काम करो, जल्दी से महाकाली को फोन दो। और अभी जिससे देवराज बात कर रहा है दोस्तों, वो उसका छोटा भाई चार्ली है। और जिस महाकाली को फोन देने की बात देवराज ने बोली, वो इन दोनों का भी बड़ा भाई है। मतलब महाकाली सबसे बड़ा, उससे छोटा देवराज और फिर चार्ली है। अब जो महाकाली है ना, वो एक अघोरी की मदद से किसी तरह की साधना कर रहा है, जिससे मतलब वो अमर हो जाएगा और इस साधना के दौरान वो उठ नहीं सकता, फिर चाहे जो हो जाए उठेगा नहीं। तो जब चार्ली उसको देवराज के फोन के बारे में बताता है तो महाकाली कहता है कि मुझे पता है देवराज के पीछे 2 आत्माएं पड़ी हुई हैं, पर मैं अपनी साधना की वजह से यहाँ से हिल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम एक काम करो, देवराज को हमारे बंगलों में भेज दो। तो महाकाली के कहने पर चार्ली ऐसा ही करता है, वो देवराज को एक बंगलों में जाने के लिए कह देता है और देवराज इस दौरान चार्ली से फोन पर बात करते हुए बंगलों में दाखिल होता है। लेकिन वहाँ पर भी वो माँ बेटी की आत्माएं आ जाती हैं और देवराज को बड़ी सी चेन से फांसी लगाकर उसको लटका देती हैं। देवराज की कहानी तो खत्म दोस्तों। अब उसकी मौत के बारे में चार्ली और महाकाली को जब पता चलता है तो दोनों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन महाकाली को उतनी चिंता नहीं होती, उसको तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है कि मैं कब अमर होऊंगा। वैसे देवराज की मौत के बाद वहाँ पे हम पुलिस को देखते हैं, साथ ही एक रश नाम का आदमी भी वहीं पे होता है, जो कि भगवान कृष्णा से ये कह रहा होता है कि हे भगवान, देवराज के पास इतना पैसा था फिर भी वो मर गया, ये पैसा उसके किसी काम नहीं आया, पर भगवान मैं तो जिंदा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे भी अमीर बना दो ताकि मैं भी मरने से पहले कुछ ऐश कर पाऊं। रश के इतना कहते वहाँ पर अचानक से एक आदमी प्रकट हो जाता है, जो कि रश को अपना नाम कृष बताता है और कृष उसको एक रूबिक क्यूब देते हुए कहता है कि इस क्यूब को तुम कुछ दिनों तक अपने पास रखो, खेलते रहो और जैसा मैं कहता हूँ बिना सवाल पूछे वैसा करते जाओ, बदले में देखना तुम अमीर बन जाओगे। अब यहाँ पे रश को लगता है कि कृष शायद साक्षात भगवान कृष्ण आ चुके हैं, इसीलिए वो कृष को भगवान कृष्णा मानकर उसकी बातें मानने का फैसला करता है। कृष उससे कहता है कि जाकर मिनिस्टर के बेटे को थप्पड़ मार दो और रश ठीक ऐसा ही करता है, जिस कारण उसको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच वहाँ पर एंट्री होती है देवराज के केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मी की। लक्ष्मी को एक्चुअली रील्स बनाना और रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना बहुत ही पसंद होता है, तो उसका पूरा ध्यान केस पर नहीं बल्कि इन सारी चीजों पे होता है। मतलब वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है, मीडिया के सामने फेमस होने के लिए वो जानबूझ के इंटरव्यू देने का बहाना ढूंढती है। अब उसको तो ये तक नहीं पता फिलहाल कि देवराज आखिर है कौन, मगर वो जब देवराज की लाश को ऊपर टंगे देखती है तो उसको ये यकीन हो जाता है कि देवराज ने अपनी जान तो नहीं ली, क्योंकि इतनी ऊपर फांसी को लगाना ये बहुत मुश्किल है, इसे पक्का मारा गया होगा, ऐसा उसे यकीन हो जाता है दोस्तों। फिर जब लक्ष्मी यहाँ से जाने ही लगती है तो उसको सभी रिपोर्टर्स घेर कर सवाल पूछने लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ, आखिर कौन ये कर सकता है, इसके पीछे कौन होगा। इन सवालों का लक्ष्मी के पास कोई जवाब तो होता नहीं, तो वो वहाँ देखती है और पुलिस वालों ने रश को पकड़ के गाड़ी में बैठाया होता है। तो लक्ष्मी सभी से कह देती है कि ये रश हमारा पहला सस्पेक्ट है। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और बाकी रिपोर्टर्स उसकी तारीफ करते हैं कि उसने बताओ इतनी जल्दी सस्पेक्ट को भी पकड़ लिया। और यहाँ लक्ष्मी भी खूब फोटो वगैरह खिंचवा लेती है ताकि कल अखबार में आ जाए, कल न्यूज में आ जाए। फिर ये लोग जब रश को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, तभी इनकी गाड़ी के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। अब दोस्तों ये बच्ची वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि इतना तो साफ है कि ये बच्ची जिंदा नहीं है बल्कि आत्मा है, पर लक्ष्मी को ये नहीं पता। तब वो गाड़ी से नीचे उतरकर उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम अद्वैता बताती है और कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ। ये सुनते लक्ष्मी अद्वैता को अपने साथ बैठा लेती है गाड़ी में और साथ ही सभी मीडिया वालों को कॉल करके बुला लेती है ताकि वो मीडिया के सामने उस बच्चे की परेशानी सुनकर तुरंत एक्शन ले ले और मीडिया वाले भी तुरंत इस बात को छाप दें तो लक्ष्मी की फिर से वाहवाही हो जाए। तो अब पुलिस स्टेशन पहुंचने पर वो मीडिया के बीचों बीच अद्वैता से सवाल करती है कि बताओ बेटा तुम्हारी परेशानी क्या है। अद्वैता कहती है कि मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, क्या आप मेरे पापा को बता सकती हैं कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। लक्ष्मी उससे कहती है कि तुम्हारे पापा पहले ये बताओ है कौन, क्या तुम्हारे पास उनकी कोई फोटो एल्बम कुछ है क्या। तो यहाँ पर अद्वैता एक चाय वाले की तरफ इशारा करती है जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर चाय बेचता है और लक्ष्मी तुरंत उस चाय वाले को बुलाकर पूछती है कि ये तुम्हारी बेटी है क्या। तो चाय वाला कहता है नहीं नहीं मैं तो जानता भी नहीं इसको, लेकिन अब भी अद्वैता उसी चाय वाले को पापा कहकर बुला रही होती है। अब ये सुनकर चाय वाले की पत्नी उस पर शक करती है कि कहीं और भी खाता खुलाया था क्या, ये बच्ची कहाँ से आई, कहाँ जाके मुंह काला किया था।
तो चाय वाला जवाब देता है कि मैं तो बाप ही नहीं बन सकता, तो मेरी बच्ची कहाँ से आएगी बताओ। मैंने इस चीज का चेकअप राम सर से करवाया है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिता नहीं बन सकता। अब दोस्तों ये जो राम है ना, ये असल में पेशे से डॉक्टर है और साथ ही लक्ष्मी का पति भी है। तो लक्ष्मी चाय वाले की बातें सुनकर कहता है कि राम ने कहा है तो फिर ठीक ही होगा, राम का कहा यानी भगवान का कहा है, तो इसका मतलब तुम पिता नहीं हो इसके। अब वो इस बारे में अद्वैता से कहती कि तुम बेटा झूठ क्यों बोल रही हो, पर अद्वैता तो अपनी बात पर बिल्कुल कायम रहती कि ये मेरे पापा है, मैं बोल तो रही हूँ। अब ये सब देखकर मीडिया वाले कुछ देर के बाद चले जाते हैं। वो सभी तो लक्ष्मी को उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तुमने हमें यहाँ पे बुलाकर हमारा ही टाइम खराब कर दिया, और लक्ष्मी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। तो वो अपने कांस्टेबल से कहती है कि इस बच्ची को वहीं छोड़कर आ जाओ जहाँ पर ये हमें मिली थी। कांस्टेबल भी अद्वैता को लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ सीन राम की तरफ शिफ्ट होता है जो कि लक्ष्मी का पति है, लेकिन उसके काम बिल्कुल रावण वाले हैं दोस्तों। राम अपने हॉस्पिटल में आई एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा होता है। असल में पता है ये लड़की राम के पास अपना अबॉर्शन करवाने आई है, तो राम इससे कहता है कि बस मैं कर दूंगा, तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ सोना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बता दूंगा और तुम्हारा ये राज बाहर आ जाएगा। तो राम इस तरह से लड़कियों को मजबूर करके उनका फायदा उठाता है और उस लड़की को उसकी बात माननी ही पड़ती है। बाकी राम के स्वरूप के बारे में बेचारी लक्ष्मी को कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों मैं आपको रश के बारे में बताना तो भूल ही गया था, जो कि लक्ष्मी के पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। उसके साथ कृष्ण भी वहीं पे होता है, लेकिन रश के अलावा वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि वो अद्वैता के साथ खेलता भी है। अब अद्वैता तो एक आत्मा है, तो उसे कांस्टेबल वहां छोड़कर तो आ गया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गई होती है और अब वो भी रश के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देती। अब कृष्ण और अद्वैता के बीच कुछ तो है दोस्तों जो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि हम दोनों को साथ में खेलते हुए देख रहे हैं, वो भी लॉकअप के अंदर रश के सामने। बाकी लक्ष्मी रात होने पर अपने घर के लिए निकलने वाली होती है, तभी कृष्ण के कहने पर उसे रश रोक देता है कि मैडम आप अभी यहाँ से मत जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पर किसी का मर्डर होने वाला है, वो भी ठीक 15 मिनट के बाद। अब अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपकी फिक्र है तो पहले ही बता दिया, आपकी भागदौड़ी कम हो जाएगी। तो ये सुनकर लक्ष्मी कहती है कि तुम अब भविष्यवाणी भी करने लगे हो क्या। रश कहता है कि मैडम मैं जो कहता हूँ वो सच हो जाता है, आप खुद रुक कर देख लीजिए। और फिर लक्ष्मी भी कहती है कि बेटा अगर अगले 15 मिनट में कुछ नहीं माना तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी फिर। तो सभी लोग कुछ देर वेट करते हैं और ठीक 15 मिनट पूरे होते ही बाहर उस चाय वाले का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। उस समय उसे अद्वैता और उसकी माँ की आत्मा ने मारा है दोस्तों, और उसके गले में लोहे की चेन लपेटी होती है। चाय वाले की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मी एकदम से शॉक सुन कि इस बारे में रश को पहले से कैसे पता चला। और अब अगले दिन दोस्तों फिर से अद्वैता पुलिस स्टेशन आती है और कहने लगती है कि मेरे पापा खो गए हैं, उनको किसी भी तरह आप ढूंढ लीजिए। और इस बार पता है क्या, वो अपने पिता को किसी अनिल नाम का बंदा बताती है, जिसकी फोटो एक मैगजीन में बनी होती है। अब दोस्तों ये अनिल असल में एक बिजनेसमैन का बेटा है। तो लक्ष्मी अद्वैता से कहती कि बेटा तुम तो रोज अपने पापा बदलते जा रही हो, कल तुमने चाय वाले को बोला, आज इसे बोल रही हो। तो अद्वैता जिद करते हुए कहती कि मेरे पापा वही हैं। इस बार लक्ष्मी अद्वैता को लेकर अनिल के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि ये बेटी आपकी है क्या। तो अनिल कहता है पागल हो गए हो क्या, मेरी बेटी ये नहीं है, और वैसे भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिजा से बहुत ही प्यार करता हूँ, तो अगर मैं बच्चा करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। ये आप बिना सबूत के किसी को भी मेरे बच्चा क्यों बता रही है। अब लक्ष्मी तो यहाँ पे कुछ कह नहीं पाती और अद्वैता को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। फिर वो ये सोचने लगती है कि अद्वैता को शायद किसी चीज का सदमा है, इसलिए पता क्या करती है, वो अद्वैता को राम के पास भेजकर कहती है इसकी शायद तबीयत खराब है, ये किसी भी आदमी को अपना पिता बोलने लगी है, इसके अलावा ये अपने बारे में कुछ ज्यादा जानती भी नहीं, ना बता पा रही है, तो एक काम करो राम, तुम इसका इलाज करो। राम लक्ष्मी से कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो। और फिर दोस्तों वो अद्वैता को एक हॉस्पिटल में रख लेता है, जहाँ वो एक लेडी डॉक्टर से अद्वैता के कुछ चेकअप्स वगैरह करने के लिए कहता है। इसी बीच फिर से रात हो जाती है और हमें अनिल को दिखाया जाता है, जो कि लिजा के साथ होता है। लिजा को अपने घर में कुछ काम होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए अनिल को वहीं अपने घर पे वेट करने के लिए बोलकर अपने घर से होकर आने को बोलती है। उसके जाते अनिल को वहाँ पे एक साइकिल दिखती है, जिसके पैडल्स यार अपने आप घूम रहे होते हैं। अनिल उस साइकिल को पास से देखने जाता है और तभी अद्वैता की माँ की आत्मा उसे उठाकर वहीं पर पटक देती है और अनिल को उसी साइकिल की चेन निकालकर और उसमें लटकाकर बिल्कुल मार देती है। जिसके बाद जब लिजा वहाँ पे आती है तो अनिल को मरा हुआ देखकर बिल्कुल शॉक्ड। इसके बाद वहाँ पे लक्ष्मी आती है दोस्तों, जिसको ये समझ नहीं आता कि अद्वैता ने जिसको अपना पापा बोला वो मारा जा रहा है क्यों, वो भी रात के 12 बजे के लगभग। आखिर ये सब कैसे कनेक्टेड हो सकता है। बाकी अब चाहे अनिल हो, देवराज हो या चाय वाला, सभी में एक चीज कॉमन है, तीनों को चेन से दम घोट कर मारा गया। अब इसका जवाब तो अद्वैता से मिलेगा। तो तुरंत लक्ष्मी राम के पास कॉल करके अद्वैता के बारे में पूछती है कि वो है कहाँ पे इस समय। तो राम को पता चलता है कि अद्वैता तो कब का हॉस्पिटल से भाग गई है। ये चीज फिर राम लक्ष्मी को बताता है और लक्ष्मी अब समझ नहीं पाती कि अद्वैता को ढूंढे कैसे। फिर वो सभी को उसको ढूंढने का ऑर्डर देती है, लेकिन अद्वैता तो खुद सीधे पुलिस स्टेशन आ जाती है और इस बार वो टीवी में देखकर
होम मिनिस्टर के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती कि आज मेरे पापा ये हैं। अब दोस्तों ये होते लक्ष्मी समझ जाती कि अद्वैता ने होम मिनिस्टर के बेटे को पापा बोला तो आज शायद उसके मरने का नंबर है। अब लक्ष्मी भी होम मिनिस्टर के बेटे को बचाने और इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करती है। उसको लगता है कि जो भी लोग मारे गए उन सभी ने अद्वैता के पिता होने का इनकार किया था और फिर वो सभी मारे गए। अब अगर होम मिनिस्टर का बेटा किसी तरह ये मान जाता है कि वो अद्वैता का पिता है तो शायद वो बच जाए, क्या पता। यही चीज लक्ष्मी होम मिनिस्टर के बेटे को बोल देती है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, आज उसकी मंगनी हो रही है तो वो भला क्यों किसी को अपनी बेटी मानेगा। वो सीधा इनकार कर देता है और लक्ष्मी को होम मिनिस्टर से भी बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है। वहाँ पर लक्ष्मी के सीनियर ऑफिसर भी होते हैं और वो लक्ष्मी को ऑन द स्पॉट इस गलती के लिए सस्पेंड करने का फैसला करते हैं। लेकिन लक्ष्मी फिर भी अपनी ड्यूटी निभाने का फैसला करती है। वैसे दोस्तों अगर आप इस समय लक्ष्मी की जगह होते तो क्या अद्वैता की बात पर यकीन करके उसके अगले पापा को बचाने की कोशिश करते या उसे सिर्फ एक बच्ची समझकर इग्नोर कर देते। खैर अब लक्ष्मी रात में यहीं रुकती है। उसके साथ रश भी होता है और अद्वैता भी। रश को वो अपने साथ इसलिए लेकर आई क्योंकि रश की कही भी बात सच हो जाती है। वो अद्वैता को अपने साथ ही रखती है। लेकिन इसी बीच हम उसी होम मिनिस्टर के बेटे को देखते हैं जो कि अपने घर की छत पर खड़ा होकर रात के 12 बजे अपनी मंगेतर से बातें कर रहा है। तभी वहाँ पर अद्वैता की माँ आत्मा बनकर उस पे हमला कर देती है और उस आत्मा को देखकर वो ऐसा डर जाता है मानो कि जैसे उसको जानता हो। हाँ दोस्तों ऐसा फील होता है जैसे कि वो अद्वैता की माँ को जानता है। होम मिनिस्टर के बेटे के चिल्लाने की आवाज जैसे आती है तो लक्ष्मी सीधे उस तरफ भागती है और मौका देखकर अद्वैता भी सीधे गायब होकर छत पर पहुंच जाती है। और अब दोनों माँ बेटी की आत्माएं मिलकर एक और शख्स की जान ले लेती हैं। दोनों उसे उल्टा छत से चेन के सहारे लटका कर मार डालती है। यानी लक्ष्मी को जिस बात का डर था वही हो गया। और लक्ष्मी इस दौरान छत पर अद्वैता को देखकर बिल्कुल हैरान कि आखिर ये यहाँ पर कैसे पहुंची। अपने बेटे की मौत के बाद होम मिनिस्टर अपनी गलती के लिए लक्ष्मी से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा मेरे बेटे की जो भी कातिल है उसको जल्दी पकड़ो। मैं तुम्हारा सस्पेंशन अभी इसी वक्त रुकवाता हूँ। अब हमको दिखाया जाता है महाकाली को जिसे अपनी सिद्धियों से इन मौतों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अभी उसके लिए खुद को अमर करने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी साधना में लगा रहता है, हिलता भी नहीं। और लक्ष्मी भी फैसला करती है कि अब वो इस केस को सीरियस तरीके से डील करेगी, सॉल्व करके दिखाएगी। सबसे पहले तो वो रश को जाने देती है क्योंकि उसको तो लक्ष्मी ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया था अटेंशन पाने के लिए मीडिया का। इसके बाद वो घर जाकर ये सारी चीजें राम से बताती है। अब राम तो एक डॉक्टर है तो वो कहता है कैसी बातें कर रही हो यार, एक 5 साल की बच्ची ये सारे खून कैसे कर सकती है। लेकिन लक्ष्मी उसको ये समझा नहीं पाती कि उसने अद्वैता को छत पर देखा और फिर वो वहाँ से गायब भी हो गई। खैर लक्ष्मी अगले दिन मंदिर जाती है राम के साथ। वहाँ पर रश भी मौजूद होता है। इसी दौरान रश के पास कृष और अद्वैता साथ में आते हैं जिनको देखकर रश समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ हैं तो मतलब आज कोई और मरने वाला है। तो अद्वैता एक मैगजीन की तरफ देखते हुए इशारा करके बताती है आज मेरे पापा ये हैं। और ये बात सुनते ही रश तुरंत ये मैगजीन लेकर लक्ष्मी के पास जाता है जिसमें 2 लोगों की तस्वीर बनी हुई है। रश कहता है कि अद्वैता ने इस मैगजीन की तरफ इशारा करके इन दोनों में से किसी एक को अपना पापा बोला। अब वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता। अब दोस्तों ये दोनों ही डांस टीचर होते हैं, एक केरला में है तो दूसरा हैदराबाद में। और फिर लक्ष्मी पुलिस की टीम को हैदराबाद भेजती है और खुद वो एक टीम के साथ केरला जाती है सत्या नाम के डांस टीचर के पास। लेकिन इन लोगों के पूछने से पहले वहाँ पर अद्वैता और कृष पहुंच जाते हैं क्योंकि ये दोनों आत्मा है तो कहीं भी जल्दी से हवा की तरह पहुंच जाते हैं। दोनों वहाँ सत्या का पता लगाते हैं। दोस्तों अब हमें सत्या को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों को मूवी में काम दिलाने का लालच देकर उनका फायदा उठाता है। इसी दौरान सत्या को महाकाली कॉल करके बता देता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन मैं अपनी सिद्धियों से तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को शक्ति देता हूँ कि तुम उन आत्माओं से लड़ पाओ, पर इसके बावजूद तुम्हें अपनी जान उनसे बचानी होगी, ये भी ध्यान रखना। बस दोस्तों अब ये पता चलते ही सत्या तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसके रास्ते में अद्वैता और कृष आ जाते हैं। सत्या के आदमी कृष से लड़ने लगते हैं तो अद्वैता और सत्या एक होकर अपनी शक्तियों से उनका मुकाबला करते हैं। और फिर वहाँ पर अद्वैता की माँ भी तो आ जाती है जो कि कृष और अद्वैता के साथ मिलकर सत्या की जान ले लेती है। और सत्या के मर जाने के बाद वहाँ पर पहुँचती है अपनी लक्ष्मी। अब जब लक्ष्मी देखती है कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह जानते थे सिवाय उस चाय वाले को छोड़कर। वैसे वो चाय वाला भी इन लोगों के साथ किसी न किसी तरह से संपर्क में था और इनके छोटे मोटे कामों को अंजाम दिया करता था। फिर दोस्तों होम मिनिस्टर इन सभी लोगों को एक ग्रुप फोटो देता है जिसमें सभी का चेहरा तो साफ होता है सिवाय एक को छोड़कर। अब ये क्या चीज है आगे पता चलेगी। इधर हम चार्ली को देखते हैं जो कि रास्ते में कृष को देख जाता है और वो कृष को कहीं न कहीं पहचानता है, पता नहीं कैसे लेकिन पहचानता है। और वो इस बारे में तुरंत कॉल करके महाकाली को बता देता है। तो महाकाली कहता है कि उसके पास जाओ, उसे सबक सिखाओ, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यहाँ भी कृष उन सभी को बहुत ही बुरी तरह मारता है और चार्ली को वहाँ से भागना पड़ता है। इसी बीच कृष और अद्वैता एक जगह पर बैठे होते हैं और यहाँ दोनों अपनी कहानी सोचने लगते हैं कि आखिर यार हमारे साथ क्या हो गया था ना। अब कहानी जाती है 5 साल पहले फ्लैशबैक में, जब कृष को अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की सारा से प्यार हो गया है और सारा भी उससे प्यार करने लगी है। दोस्तों
कृष हिंदू है तो सारा मुस्लिम है। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं, इसलिए दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और अलग से रहने का फैसला करते हैं। जल्द ही सारा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसी बीच कृष को अपने ऑफिस के काम की वजह से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है। पर वो इस हालत में सारा को छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन सारा कहती, चिंता मत करो, मेरी छोटी बहन आज भी मुझसे बातें करती है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं उसकी मदद ले लूंगी, आप जाओ अपना काम खत्म करके वापस आओ। कृष ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और सारा यहीं पर रहती है। इसी बीच दोस्तों हमें राम को दिखाया जाता है, जो कि महाकाली का ही पार्टनर है। असल में राम की मदद से महाकाली हॉस्पिटल के जरिए अपनी नए तरह की नशीली दवाओं की स्मगलिंग करवाता है, जिसका कमीशन मिलता है राम को। यानी कि राम तो महाकाली को पहले से ही जानता है, ये तो क्लियर है। अब एक रात की बात है, सारा को अचानक से पेट में होता है दर्द और वो अपनी छोटी बहन को कॉल करके मदद करने के लिए कह देती है। तो उसके माता पिता ही सारा की बहन को कहीं जाने नहीं देते कि नहीं करने किसी की मदद, वो भाग गई थी तो जाने दो उसको। अब इसके बाद सारा अपने सास ससुर यानी कि कृष के माता पिता के पास भी कॉल करती है, लेकिन वो भी नहीं करते उसकी मदद दोस्तों। तो सारा खुद ही स्कूटर से हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन उसका स्कूटर खराब हो जाता है। उसी दौरान वहाँ से महाकाली और बाकी सभी गाड़ी से जा रहे होते हैं और ये सभी होते हैं नशे में। इनमें राम को छोड़कर बाकी सभी होते हैं, मतलब वो चाय वाला भी। तो सारा इनको देखकर इनसे लिफ्ट मांगती है। अब सभी नशे में होते हैं, लेकिन इन्हें ये साफ दिख रहा होता है कि सारा प्रेग्नेंट है। तो सभी सोचते हैं कि कभी यार प्रेग्नेंट औरत के साथ नहीं किया, और यही सोचकर सभी लोग बारी बारी से सारा के साथ दुष्कर्म करते हैं, वो भी दोस्तों ऐसी हालत में उसकी। और इस बीच महाकाली को एक अघोरी बताता है कि तुम्हें अगर अमर होना है ना, तो तुम्हें एक खास तरह की साधना करनी होगी, वो भी 5 सालों तक। इसमें तुमको अलग अलग लड़कियों की बलि समय समय पर देनी होगी। और महाकाली साधना के लिए राजी हो जाता है। अब इसी दौरान चार्ली को भी पता चल जाता है, मतलब जो भी उन लोगों ने सारा के साथ किया। तो महाकाली इन लोगों के साथ नहीं होता फिलहाल वो, लेकिन चार्ली को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को वहाँ जला देना जिंदा, ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। अब महाकाली के कहे अनुसार वो सभी सारा के पास वापस जाते हैं उसे जलाने के लिए। और इसी दौरान सारा एक बच्चे को जन्म देती है। उसे बचाने के लिए वो उस बच्चे को अपने से दूर फेंक देती है, जिसके बाद वहाँ पर चार्ली और बाकी सभी आकर सारा को चेन से बांध के जिंदा जला देते हैं। इसी दौरान दोस्तों लक्ष्मी की न्यू पोस्टिंग हुई होती है और ये उसका पहला केस है। असल में सारा की बहन सारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लक्ष्मी के पास जाती है। सारा को ट्रेस करके लक्ष्मी उस जगह पर पहुंचती है जहां सारा की लाश पड़ी होती है। उस लाश के सैंपल लक्ष्मी राम के पास भेजती है, लेकिन राम को देवराज और उसके साथी आकर मना कर देते हैं कि सैंपल की सही रिपोर्ट लक्ष्मी को मत देना। और राम ऐसा ही करता है। वो लक्ष्मी को कॉल करके कहता है कि ये राख किसी इंसान की बॉडी की नहीं बल्कि किसी जानवर की है। अब यहाँ पर लक्ष्मी वही बात बोलती है कि राम ने अगर कह दिया तो भगवान ने कह दिया, मतलब सच है। इतना भरोसा करती है वो अपने पति पर। तो वो सारा की बहन को जाने के लिए बोल देती है कि वो तो किसी जानवर की राख थी, तुम्हारी बहन की तलाश करेंगे अभी। इसी बीच कृष भी ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है, जो कि सारा की बहन के साथ उस जगह पे जाता है जहां सारा को जलाया गया है। वहां पर उसको सारा का एक लॉकेट मिलता है और साथ उसकी हड्डियां भी मिलती हैं, जिनको देखकर उसे यकीन हो जाता है कि सारा को यहाँ पे जलाकर मारा गया है। और इसी दौरान महाकाली के आदमी कृष पे हमला करके उसको इतनी बुरी तरह मारते हैं कि बेचारा कोमा में चला जाता है। और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि सारा की बच्ची उसकी बहन को मिल गई थी और उसने उस बच्ची को गोद ले लिया था। वही है दोस्तों अद्वैता। पर अद्वैता जिन हालात में जन्मी थी उस वजह से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई और 5 साल के बाद उसकी मौत हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अद्वैता की मौत का कोई कारण मूवी में दिखाया नहीं गया। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि अद्वैता के मरने के साथ कृष भी कोमा में ही भगवान को प्यारा हो जाता है। तो इस तरह से सारा का पूरा परिवार खत्म हो गया और ये तीनों आत्माएं बनकर अब सभी लोगों से बदला ले रही हैं। कहानी आती प्रेजेंट में। अब लक्ष्मी की भी एक बेटी होती है अद्वैता की जैसी, जो कि उस ग्रुप फोटो को देखकर उस आदमी को पहचान लेती है। उसी आदमी को, मतलब जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, और वो असल में कोई और नहीं बल्कि राम है दोस्तों, राम। लक्ष्मी की बेटी उसे पापा कहकर बुलाती है और कहती कि मैंने इन्हें उस घड़ी से पहचाना जो इन्होंने पहनी हुई है। ये घड़ी आप ही ने पापा को गिफ्ट दी थी ना, ऐसा मुझे खुद पापा ने बताया था। ये देखकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो राम के सामान में उसकी फाइल्स वगैरह देखती है तो उसके सामने आती है राम की असलियत, जो कि रावण वाली है। उसे पता चल जाता है कि राम तो महाकाली के लिए काम करता है और इतना ही नहीं, वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ सोने के लिए उनको मजबूर करता है। ये सारी चीजें उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाती हैं। सीन होता है शिफ्ट अद्वैता और कृष की तरफ। अब इन दोनों के पास एक तस्वीर होती है सेम वैसी जैसी लक्ष्मी के पास थी। वो दोनों पहले सोचते हैं कि राम को मारा जाए, लेकिन फिर फैसला करते हैं कि अगली बारी लक्ष्मी की भी तो हो सकती है ना। इसका मतलब ये लोग लक्ष्मी को भी मारेंगे क्या, पता नहीं यार, देखते हैं आगे। इस तरफ दिखाते हैं तो लक्ष्मी को भी सारा वाला केस याद आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसके सामने पूरी कहानी साफ होती है और आज उसकी और राम की शादी की सालगिरह भी है। तो वो राम को सरप्राइज देने के बहाने दूध में जहर देकर पिला देती है और राम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब लक्ष्मी ने ही राम को मार दिया तो अद्वैता और कृष उसे मारने का इरादा बदल देते हैं
अब इनका अगला टारगेट है दोस्तों चार्ली और महाकाली। लेकिन महाकाली की साधना पूरी हो चुकी है और अब बस उसको एक आखिरी पूजा करनी है, जिसके बाद वो हो जाएगा अमर। फिर उसको न कोई आत्मा न कोई इंसान मार पाएगा। पर साथ ही उसको अपनी सिद्धियों से ये भी पता चल गया है कि लक्ष्मी ने अपने पति की जान ले ली। इसीलिए दोस्तों वो अब लक्ष्मी को ही खत्म करना चाहता है। तो वो भी पूजा के साथ लक्ष्मी को मारने का फैसला करता है और साथ ही इन तीनों आत्माओं से भी छुटकारा पाने का अपना प्लान बनाता है। पहले तो वो लक्ष्मी को कॉल करके अपनी पूजा के बारे में बताता है और कहता है कि तुम यहाँ की सिक्योरिटी का काम आकर संभाल लो, मैंने तुम्हारे सीनियर से बात कर ली है। लक्ष्मी भी दोस्तों यही चाहती थी कि कोई और ना मरे। अब तो वो पूजा वाले दिन वहाँ पे पहुँच जाती है, जिस दौरान महाकाली के गुंडे उस पे हमला कर देते हैं और महाकाली अपनी पूजा संपन्न करने में लगा होता है। लक्ष्मी तो उन गुंडों से अकेले लड़ रही होती है, जो कि सभी पुलिस की वर्दी में होते हैं। वैसे अब ऐसा क्यों दोस्तों, ये तो मुझे भी नहीं पता। बाकी वो तो अच्छा होता है कि लक्ष्मी की मदद करने के लिए कृष और अद्वैता आगे आ जाते हैं। तब वहाँ पर महाकाली भी इनके लिए पहले से सुरक्षा घेरा बना के रखा होता है। इधर लक्ष्मी लड़ते लड़ते घायल हो जाती है, तो ये देखकर अद्वैता और सारा की आत्मा उसके अंदर बिल्कुल समा जाती है, जिस वजह से लक्ष्मी को मिलती काफी शक्ति और फिर वो गुंडों से लड़ते लड़ते घेरे के बाहर आकर गिर जाती है। तब ये दोनों आत्माएं उसके अंदर समाती हैं। लक्ष्मी दोस्तों अब यहाँ पर चार्ली को खत्म कर देती है और अपने भाई की मौत देखकर महाकाली पूरी तरह बौखला जाता है। साथ ही अभी लक्ष्मी में इतनी ताकत नहीं आई कि वो महाकाली का मुकाबला कर पाए। दो आत्माओं की शक्ति होने के बाद भी महाकाली उसे धूल चटा देता है, काफी मारता है मतलब। इसी बीच वहाँ आता है कृष और वो लक्ष्मी की तरफ सारा की हड्डियों से बना एक हथियार फेंकता है। अब इसी से महाकाली को मारा जा सकता है दोस्तों, बाकी इसके अलावा उस पे किसी भी चीज का असर नहीं होगा। ये सारा की अस्थियों का हिस्सा है और इनसे ही महाकाली को मारा जा सकता है। तो लक्ष्मी उस हथियार को उठाकर उसे महाकाली के शरीर के आर पार कर देती है और अमरता की चाह में जीने वाला महाकाली यहाँ पर फाइनली मारा जाता है। लक्ष्मी ने अपनी गलती मानकर उसे सुधार भी लिया, इसलिए उसे ये तीनों आत्माएं कुछ नहीं करती और महाकाली के मरने के साथ इन तीनों को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो गया है। अब हमें मूवी के अंत में ये भी नहीं दिखाया जाता कि कृष का साथ देने के बदले रश को उसने अमीर बनाया कि नहीं। शायद लगता है डायरेक्टर इस बारे में भूल ही गया था। खैर इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन आपके लिए ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए स्क्रीन पे दिख रही ये वीडियो आ चुकी है। उस पर क्लिक करिए, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट वहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।